हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लव एज लव। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में हम आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ ऑफ़र, ऑफ़र क्या होता है, इनविटेशन टू ऑफ़र क्या होता है एंड एक्सेप्टेंस क्या होता है। या आप कह सकते हो कि क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज़ ऑफ़र, व्हाट इज़ इनविटेशन टू ऑफ़र एंड व्हाट इज़ एक्सेप्टेंस। जस्टिफाई योर आंसर बाय कोटिंग रेलिवेंट केस लॉस। आपको केस लॉस कोट करते हुए, केस लॉस को लिखते हुए, बताते हुए बताना है कि ऑफ़र क्या है, इनविटेशन टू ऑफ़र क्या है और एक्सेप्टेंस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं इसके आंसर के साथ। सबसे पहले बात आती है ऑफ़र की। ऑफ़र जो वर्ड है ना, वो सिनोनिम्स में है, किससे मिलता जुलता है, प्रपोजल से। प्रपोजल ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything। यानी कि जब एक पर्सन दूसरे को अपनी विलिंगनेस, अपनी इच्छा जाहिर करता है कि उसे किसी काम को करना है, टू डू, और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कि वो ये काम करेगा या नहीं करेगा, विद अ व्यू, उसका उसके पीछे पर्पस क्या होता है, टू ऑब्टेनिंग द एसेंट, सामने वाले की हामी लेना, अब या तो अपने काम पे या एब्सटिनेंस पे, यानी कि या तो अपने काम पे हामी लेना या फिर काम जो करने के लिए मना किया उस पर। तो हम उस पर कहेंगे कि वो एक प्रपोजल था। ठीक है, अब बात आती है, ये तो था ऑफर, बात आती है इनविटेशन टू ऑफर की। इनविटेशन टू ऑफर का क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनना। एन ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर। ऑफर इज अ डिफरेंट थिंग एंड इन्विटेशन टू ऑफर इज एन अनदर थिंग। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। The following are not offers but only invitation for an offer। ये जो आपको नीचे लिखे गए एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं ना, ये ऑफर नहीं है, ये इन्विटेशन फॉर एन ऑफर है। जैसे कि अ कैटलॉग ऑफ अ गुड्स फॉर सेल। एक बिजनेसमैन है, वो गुड्स बेचता है, तो अगर उसने आपको कैटलॉग ऑफर किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको ऑफर कर रहा है, वो आपको इनविटेशन फॉर एन ऑफर कर रहा है कि उसने आपको कैटलॉग दिया, आप उसमें से सिलेक्ट करके सामने वाले को बाय करने के लिए ऑफर करोगे कि मुझे ये बाय करना है, देन वो एक्सेप्ट करेगा। तो जब उसने कैटलॉग दिया तो वो ऑफर नहीं है, वो इनविटेशन फॉर एन ऑफर है। सेकेंड वन, द मेयर कोटेशन ऑफ टर्म्स। जब भी कोई ट्रेडर सिर्फ अपनी कोटेशन दे रहा है, ठीक है, तो आप उसको ऑफर नहीं बोलोगे। थर्ड वन इज एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल और ऑप्शन ऑफ गुड्स। कोई एडवर्टाइजमेंट दी किसी ने किसी चीज़ को सेल करने की या गुड्स को ऑक्शन करने की, तो वो ऑफर नहीं है, वो इनविटेशन फॉर एन ऑफर है कि हम आपको इनवाइट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, आप आके ऑफर करो। तो हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, ऑफर आप करोगे, हम ऑफर नहीं कर रहे हैं। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। ठीक है, बट द फॉलोइंग आर ऑफर्स। बट जो नीचे लिखे हुए हैं ये ऑफर्स हैं। ऑफर मतलब अ रिक्वेस्ट फॉर अ लोन। लोन के लिए आपने रिक्वेस्ट करी, तो आपने रिक्वेस्ट करी यानी कि आपने ऑफर किया। बिड्स इन एन ऑक्शन सेल। एक ऑक्शन सेल चल रही थी, ऑक्शनिंग चल रही थी, वहाँ पे आपने बिड लगाई। बिड लगाई मतलब आपने ऑफर किया ना, अब सामने उसे एक्सेप्ट हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। आपने बिड लगाई, दैट इज एन ऑफर। रिक्वेस्ट फॉर अ लोन, आपने लोन के लिए रिक्वेस्ट करी, वो भी एक ऑफर है। तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है व्हाट इज ऑफर एंड व्हाट इज इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर का मतलब होता है जब आप सामने वाले को मौका देते हो कि हमने कोई चीज़ प्रेजेंट करी, अब सामने वाला जो है खुद ऑफर करेगा। हमने ऑफर नहीं करा, हमने इनविटेशन दिया, हमने सामने वाले को इनवाइट किया। केस लॉज हैं कुछ, इसको डिस्कस करने से पहले कि डिफरेंस डिस्कस करते हैं ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर। सबसे पहले ऑफर। ऑफर डिफाइन किया गया है टू एम। एन ऑफर इज अ फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस। फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस बाय द ऑफरर टू बी बाउंड बाय द ऑफर शुड द अदर पार्टी चूजेस टू एक्सेप्ट इट। ऑफर में क्या होता है, ऑफरर की जो होती है ना विलिंगनेस होती है, उसकी अपनी इच्छा होती है, उसको पता है कि जो मैंने ऑफर दिया है अगर सामने वाली पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया तो हम दोनों क्या हो जाएंगे, बाउंड हो जाएंगे इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इस ऑफर के लिए। इसका मतलब होता है ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर का मतलब होता है वेयर अ पार्टी विदाउट एक्सप्रेसिंग इज फाइनल विलिंगनेस। अब यहाँ पे उसकी फाइनल कोई इच्छा नहीं है, प्रपोजेज सर्टेन टर्म्स, कुछ टर्म्स को प्रेजेंट कर रही है, प्रपोज कर रही है, विच ही इज विलिंग टू नेगोशिएट। ही डजंट मेक एन ऑफर बट ओनली इन्वाइट्स द अदर पार्टी टू मेक एन ऑफर ऑन दोज टर्म्स। मान लो मैंने बोला कि मेरे पास ना एक बाइक है,
उसको अगर कोई ख़रीदना चाहे ना, मैं ऐसे ऐसे बेच दूंगी। मैं सोच रही हूँ वो ख़रीदेगा तो मैं उसे बाइक दे दूंगी, मेरे पास एक हेलमेट पड़ा है मैं उसे वो भी दे दूंगी। तो क्या मैं ऑफ़र कर रही हूँ? नहीं, मैं टर्म्स बता रही हूँ कि मैं इस तरीके से करूँगी। मान लो जो सामने वाला पर्सन आपकी बातें सुन रहा है वो कहेगा कि यार मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे ख़रीदना है। तो आपने ऑफ़र नहीं दिया, आपने इन्विटेशन दिया। ऑफ़र किसने दिया? सामने वाले पर्सन ने दिया। आपने सिर्फ उसको कुछ टर्म्स बताई, आपकी कोई फाइनल विनिंगनेस नहीं थी। आपने कुछ टर्म्स उसको बताई और आप नेगोशिएट करने के लिए राज़ी हो। सामने वाला पर्सन जो है ऑफ़र करेगा, आपने सिर्फ इन्विटेशन दिया। बात समझ में आई? अब अब इंटेंशन क्या रहती है पार्टी की? ऑफर में क्या रहता है? इफ़ अ पर्सन हु मेक्स द स्टेटमेंट हैज़ इंटेंशन, जिसने भी स्टेटमेंट दी हैज़ इंटेंशन टू बी बाउंड, उसकी इंटेंशन होती है टू बी बाउंड इट एज सुन एज द ऑफर एक्सेप्ट। जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट होगा वैसे ही वो ऑफर से क्या हो जाएंगे? बाउंड हो जाएंगे। बट इन्विटेशन टू ऑफर के केस में इफ़ अ पर्सन हैज़ द इंटेंशन ऑफ नेगोशिएटिंग ऑन टर्म्स, इट इज़ कॉल्ड इन्विटेशन टू ऑफर। इसमें क्या होता है, जो भी पर्सन है जिसने भी इनविटेशन दिया उसकी इंटेंशन होती है कि वो टर्म्स पे नेगोशिएट करना चाहता है, वो कर सकता है, उसकी इंटेंशन है, तो वो होता है इनविटेशन टू ऑफर। जब आपकी इंटेंशन होती है कि आपने कोई ऑफर दिया, अब उससे बाउंड हो जाओगे अगर सामने वाला पर्सन एक्सेप्ट कर लेगा तो वो ऑफर होता है। जब आप नेगोशिएट करने के लिए राजी हो वो होता है इनविटेशन टू ऑफर। सीक्वेंस क्या रहता है? एन ऑफर के केस में एन ऑफर कैन नॉट बी एन एक्ट प्रेसिडेंट टू इन्विटेशन एंड ऑफर। इन्विटेशन एंड ऑफर से पहले ऑफर नहीं हो सकता, क्योंकि आप इनवाइट करोगे तभी तो सामने वाला ऑफर करेगा। बट इन्विटेशन टू ऑफर के केस में एन इन्विटेशन टू ऑफर इज ऑलवेज एन एक्ट प्रेसिडेंट टू ऑफर। ऑफर से पहले आप इनवाइट करोगे, किसी ने इनवाइट किया, सामने वाले ने फिर ऑफ़र किया, तो यानी कि इनविटेशन टू ऑफ़र जो होता है वो ऑफ़र से हमेशा पहले होता है। बात समझ में आ रही है? ऑफ़र और इनविटेशन टू ऑफ़र में फ़र्क है। ऑफ़र में जब आपने सामने वाली पार्टी को अपना पूरा दिमाग में चीज़ सेट कर ली है कि सामने वाली पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया तो हम दोनों बाउंड हो जाएंगे, तो वो होगा ऑफ़र। इन्विटेशन टू ऑफर अभी गुंजाइश है कि हाँ भाई हम इन्विटेशन दे रहे हैं, सामने वाला अपनी टर्म्स पे हमें ऑफर करेगा। मान लो मैंने बोला कि मैं बाइक के साथ हेलमेट दूंगी, सामने वाले ने बोला कि मुझे ना वो भी चाहिए, 4 महीने का पॉल्यूशन भी करा के देना, लाइक कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशंस होगी, सामने वाले ने वो बोला, मैंने कहा चलो ठीक है वो भी करा के दे दूँगी, तो वो होती है नेगोशिएशंस। वहाँ पे नेगोशिएशन की गुंजाइश है, तो वो होता है इन्विटेशन टू ऑफर। ठीक है, अब बात आती है हाउ टू मेक एन ऑफर। हम ऑफर कैसे देते हैं? ऑफर कैन बी मेड बाय, ऑफर कौन देता है? ऑफर कैन बी मेड बाय, आप ऑफर कैसे दे सकते हो? एक्ट से, अपने किसी काम से, या काम को मना करने से, एब्सटीनेंस से दे सकते हो। एक्ट कैसे करोगे? अपने वर्ड से भी हो सकता है, कंडक्ट से भी हो सकता है। वर्ड से और कंडक्ट से, कंडक्ट मतलब शो करके भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ लिटन में हो या कुछ लिखी जाए या कुछ हमेशा इम्प्रेसिव ही हो। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्रेसिव कॉन्ट्रैक्ट दोनों होते हैं, और वर्ड्स भी ज़रूरी नहीं है रिटन हो, रिटन भी हो सकते हैं, ओरल भी हो सकते हैं। इस तरीके से आपका बनता है ऑफर। ऑफर मतलब एक्ट या एब्सटीनेंस, वर्ड्स में हो सकता है, कंडक्ट हो सकता है, वर्ड्स रिटन हो सकते हैं, ओरल हो सकते हैं। ये हो गया आपका ऑफर। अब 2-3 केस लॉज हैं, 2-3 केस लॉज से पहले समझते हैं एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन। एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन है एक्सेप्टेंस when the person to whom the proposal or offer is made signifies his assent thereto। अगर एक पर्सन ने प्रपोजल दिया और सामने वाले ने उस पर अपनी एसेंट दे दी, द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड। आप मान लोगे कि वो प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट हो गया है, बट द एक्सेप्टेंस मे बी मेड बाय द वर्ड्स और द कंडक्ट। आप एक्सेप्टेंस वर्ड्स में भी दे सकते हो और कंडक्ट में भी दे सकते हो, बट इट मस्ट बी एब्सोल्यूट। जो एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनकंडीशनल, इसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, एंड अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, एंड इन द वे प्रिस्क्राइब बाय द ऑफरर, जैसे ऑफरर ने प्रिस्क्राइब करी वैसे होनी चाहिए। ठीक है, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है जिस पर्सन ने प्रपोजल दिया उस पर अगर सामने वाले की एसेंट मिल गई तो वो होता है प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड। हम मान लेते हैं कि एक्सेप्टेंस आ गई है। इट मस्ट बी एब्सोल्यूट, अनकंडीशनल एंड अनक्वालिफाइड।
अब देखते हैं केस लॉ। सबसे पहला केस लॉ है हार्वे वर्सेस फेसी। हार्वे वर्सेस फेसी, इस केस में क्या हुआ था? इस केस में बहुत अच्छी सी स्टोरी है, पहले केस के फैक्ट सुनना फिर डिसीजन समझेंगे, ठीक है। फैक्ट था, टेलीग्राफ कर रहे थे ये लोग एक दूसरे को, टेलीग्राम, अब लोग खत लिखते हो ना, काइंड ऑफ, ठीक है। तो एच और एफ, ठीक है, दो पर्सन थे, हार्वी और फेसी, एच और एफ। एच ने क्या किया? एच ने टेलीग्राफ किया। एच ने पूछा विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन। उसने पूछा कि तुम क्या मुझे बम्पर हॉल पेन बेचोगे? फिर उसने सेकंड क्वेश्चन सेम टेलीग्राफ में उसने दो क्वेश्चन पूछे। सेकंड क्वेश्चन उसने पूछा कि लोएस्ट कैश प्राइस, उसने पूछा कि कितने कैश प्राइस में दोगे। एफ ने रिप्लाई किया, एफ ने बोला कि लोएस्ट प्राइस जो होगा वो 900 पाउंड होगा, ठीक है, 900 पाउंड होगा। फिर एच ने टेलीग्राफ किया, उसने बोला कि हाँ हम एग्री कर रहे हैं कि हम 900 पाउंड देंगे जो तुमने बताया, प्लीज़ सेंड अस योर टाइटल डीड, हमें अपनी टाइटल डीड भेजो। लेकिन इस वाले टेलीग्राफ के बाद कोई रिप्लाई नहीं आया। अब एच की कंटेंशन क्या थी, ध्यान से सुनना है। एच कंटेंडेड दैट द सेकेंड टेलीग्राम फ्रॉम द डिफेंडेंट, उसने बोला जो सेकेंड टेलीग्राफ था मेरा, उसका आंसर नहीं आया। कोटिंग लोएस्ट सॉरी एच कंटेंडेड दैट द सेकेंड टेलीग्राम फ्रॉम द डिफेंडेंट कोटिंग रेलेवेंट प्राइस या लोएस्ट प्राइस वाज एन ऑफर। उसको लगा कि जो उसका टेलीग्राफ आया था ना, लोएस्ट मतलब जो मैंने पहला किया था, उसके बाद जो उसका सेकंड में आया था कि 900 पाउंड, उसको उसने समझा कि वो जो था वो ऑफर था, एंड द सेम हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय हिम। और उसने बोला कि मैंने उसका रिप्लाई कर दिया था कि हाँ हम 900 पाउंड में ख़रीद लेंगे। तो उसने सोचा कि उसने ऑफ़र किया था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, और जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कंप्लीट हो गया था। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन तो यही है ना कि ऑफ़र करो, एक्सेप्ट करो और इन्फोर्सिबल बाय लॉ होना चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो ऐसा एच को लगा। अब एफ की कंटेंशन थी, सामने वाली पार्टी एफ ने बोला दैट कोटिंग द प्राइस, सिर्फ प्राइस को कोट करना कोई ऑफर नहीं होता कि उसको कोई एक्सेप्ट कर ले। अब एच बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एफ बोल रहा है कि सिर्फ प्राइस बताने का मतलब ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो आप लोग अपनी दिमाग बुद्धि लगा के बताओ, क्या कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे था या नहीं था? आंसर में तो मैं दूंगी। एक बार पॉज करके वीडियो को सोचना जरूर। आंसर सुनो क्या था। डिसीजन आया, इट वॉज हेल्ड दैट देयर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट फॉर एच। एच के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, क्योंकि जब सबसे पहला टेलीग्राम किया था ना, उसमें दो क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन था कि विल यू सेल, क्या तुम बेचोगे, और दूसरा था कि लोएस्ट प्राइस। और एफ ने सिर्फ दूसरे क्वेश्चन का आंसर किया था कि हाँ मैं, मतलब कितना लोएस्ट प्राइस रहा था। उसने ये नहीं बोला कि आई विल सेल फॉर 900 पाउंड, ही ओनली आंसर द सेकेंड क्वेश्चन। तो कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं था। अब एच का जो सेकेंड टेलीग्राम था, उसने बोला कि वी एग्री टू बाय बॉल पेन या हॉल पेन 900 पाउंड इज रियली द ऑफर टू पे। अब ये जो था ना, ये ऑफर टू पे था कि हम 900 पाउंड पे करने के लिए रेडी हैं, एंड दिस ऑफर इट वॉज नॉट फॉर एफ टू एक्सेप्ट, इट वॉज फॉर एफ टू एक्सेप्ट और नॉट। अब ये जो ऑफर था ना, ये एच की तरफ से था, क्योंकि एफ ने बोला कि 900 पाउंड का है, एच ने बोला कि हम 900 पे करने के लिए राजी हैं। अब एफ की मर्जी है कि वो इसको, उसके ऑफर टू पे को एक्सेप्ट करे या ना करे। तो सिंस दिस ऑफर वॉज नॉट एक्सेप्टेड, क्योंकि एफ ने तो रिप्लाई किया ही नहीं था उसके बाद, तो ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुआ था, इसलिए देयर वॉज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू। इसलिए इन दोनों के बीच में कोई भी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, क्योंकि सेकेंड टेलीग्राम जो उसने किया था कि हाँ हम 900 पाउंड में खरीदने के लिए राजी हैं, उसका एफ की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया था। इसलिए हम नहीं बोलेंगे कि ऑफर एक्सेप्ट हुआ था। बात समझ में आई है? हार्वे वर्सेस फासी में ये था, फैसी केस में ये था, क्योंकि उसने ऑफर जो था, उसे क्वेश्चन जो था दो पूछे थे। अगर उसने बोला होता कि हाँ मैं सेल करने के लिए राजी हूँ, और वो फिर कोट करता प्राइस, तो आप बोलते कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। बट उसने सिर्फ और सिर्फ कोटेशन दी, और किसी चीज़ की कोटेशन देना आप नहीं बोल सकते कि ऑफर था। इस केस को आप एक बार दोबारा रीड करना, आपको समझ में आ जाएगा, या फिर एक बार दोबारा से वीडियो को सुनना, तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ जाएगा।
सेकंड केस लो है बद्री प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें क्या हुआ था, इसके इफेक्ट ये थे कि एक डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर था, उसने प्लेंटिफ को लिखा था कि तुम मुझे 17,000 पे करो फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ विक्ट्रीज। विक्ट्रीज के कॉन्ट्रैक्ट के लिए 17,000 पे करो। जो अभी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो डिस्प्यूट में है और उसके लिए मुझे 17,000 पे करो। द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी गिवन टू यू। उसने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट आपको तभी दे सकते हैं सिर्फ जब ये कॉम्प्रोमाइज होगा और ऑन रिसिप्ट ऑफ योर रिप्लाई टू स्टेट गवर्नमेंट विल बी इन्फॉर्म्ड। अब हुआ क्या, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर ने बोला कि 17,000 पे करो, जब पे करोगे इसी कंडीशन पे हम आपको कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हम आपको तभी दे सकते हैं जब आप 17,000 दोगे। तो यहाँ कंडीशन आ गई। अब रिप्लाई किया प्लेंटिफ ने लिखा कि आई एम रेडी टू पे, कि मैं 17,000 देने को तो तैयार हूँ, प्रोवाइडेड माई क्लेम टू हैव द रिफंड ऑफ 17,000 जो मैंने ऑलरेडी पे किए हैं उसका रिफंड का क्या, फ्रॉम द ऑनर ऑफ द विलेज। वो कह रहा है फ्रॉम द ऑनर ऑफ द विलेज और एनी अदर रिलीफ, वो कह रहा है कि वहाँ से मुझे मिलेगा और एनी अदर रिलीफ जो मुझे मिलेगा इस केस की जजमेंट से, ये तो अनएफेक्टेड रहना चाहिए। सब्जेक्ट टू दोस कंडीशन आई शेल पे 17,000। उसने कहा इन कंडीशंस को देखते हुए कि ऑनर ऑफ द विलेज से लूँगा और जो कॉन्सिक्वेंशियल मुझे मिलेंगे रिलीफ इस केस लो के चलते, इन कंडीशंस को रखते हुए मैं 17,000 देने को तैयार हूँ। अब डिसीजन क्या आया, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सिर्फ और सिर्फ इन लेटर्स को आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट बाय दोज लेटर्स नो कॉन्ट्रैक्ट हैड बीन कंक्लूडेड बिटवीन द प्लांटिफ एंड द गवर्नमेंट। दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। द लेटर फ्रॉम द डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर सीम टू बी मेरली इन्विटेशन टू ऑफर। उसने क्या किया, इन्विटेशन टू ऑफर दिया रादर देन ऑफर, ऑफर नहीं दिया। द लेटर इन रिप्लाई, जो रिप्लाई में लेटर गया ना वो ऑफर था। सामने से तो इन्विटेशन आया कि तुम इनवाइट कर रहे हो ना, ऑफिसर ने इनवाइट किया और आपने ऑफर दिया। इट वॉज फर्दर ऑब्जर्व दैट इवन इफ द लेटर फ्रॉम द डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर इज ट्रीटेड एज ऑफर। अगर आप बोलो कि जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर से आया, अगर आप उसको ऑफर भी बोलोगे ना तो भी आप उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि देयर इज नो अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। क्योंकि जब आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, जब प्लांटिफ एक्सेप्ट कर रहा है तो वो कंडीशन रख रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? नहीं आ रही ना? एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी। एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन में क्या था कि जब आप ऑफर दोगे, सामने वाला जब एक्सेप्ट करेगा तो वो एक्सेप्टेंस अनकंडीशनल होनी चाहिए। अब मान लो कि अगर मैं ये भी बोलूँ कि जो फॉरेस्ट ऑफिसर ने आपको लेटर दिया वो ऑफर था, बट आपने जो एक्सेप्ट किया वो कंडीशंस पे किया कि अगर मुझे विलेजर से मिल गया और मुझे ये जजमेंट से जो भी रिलीफ मिला तो वो कंडीशनल ऑफर हो गया। कंडीशनल ऑफर तो कंडीशनल नहीं बोलेंगे, एक्सेप्टेंस आपकी कंडीशनल हो गई। तो जब भी आपकी एक्सेप्टेंस कंडीशनल होती है तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। तो आप इस केस में ये समझ सकते हो कि उसने जो दिया, जो उसने इस केस लॉ में दिया वो हम बोल सकते हैं कि इनविटेशन टू ऑफर था। उसने बोला कि तुम 17,000 पे करोगे तभी ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे को दिया जाएगा। अब सामने वाले से पूछ रहे हैं ना उसकी इच्छा, अगर वो कहेगा हाँ दूंगा तो वो ऑफर कर रहा है। और अगर आप ये भी मानते हो कि नहीं इनविटेशन टू ऑफर नहीं था, वो ऑफर ही था, तो भी आपकी एक्सेप्टेंस जो थी, जो प्लांटिफ की एक्सेप्टेंस थी ना, वो कंडीशनल थी, उसमें शर्तें थी, तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। नेक्स्ट केस लो है ड्रेसर रैंच SA वर्सेस बिंदल एग्रो केमिकल लिमिटेड। इसमें डिसीजन ये आया कि जब भी कोई लेटर ऑफ इंटेंट में आप एंटर करते हो, लेटर ऑफ इंटेंट का मतलब होता है जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करने वाले होते हो उससे पहले आप एक लेटर ऑफ इंटेंट, लेटर ऑफ इंटेंशन में आप एंटर करते हो। दो पार्टीज एक लेटर साइन करती हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें रखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कोर्ट ने बोला, द कोर्ट वॉज हेल्ड दैट अ लेटर ऑफ इंटेंट मेयरली इंडिकेट्स अ पार्टीज इंटेंशन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द अदर पार्टी इन फ्यूचर। लेटर ऑफ इंटेंट का मतलब होता है कि आप फ्यूचर में जाके सामने वाली पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, इट डजंट इंटेंड टू बाइंड आइदर पार्टी अल्टीमेटली टू एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट। लेटर ऑफ इंटेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप सामने वाली पार्टी को बाइंड कर रहे हो कि मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करे ही करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। However, it is to be noted that it may be constituted as a letter of acceptance if such intention is evident from its terms। अगर टर्म्स से दिख रहा है, अगर आपने मान लो लेटर ऑफ इंटेंट में ही टर्म्स में लिख दिया कि हम अगले 6 महीने के अंदर अंदर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे,
अगर आपने लेटर ऑफ इंटेंट में ही लिख दिया कि हम अगले आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे दोनों पार्टीज, तो फिर होगा ही होगा। बट अगर आप ऐसी कोई टर्म नहीं लिखते हो तो लेटर ऑफ इंटेंट कभी भी पार्टीज को बाइंड नहीं करता कि वो फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट करें ही करें। लेटर ऑफ इंटेंट इज जस्ट लेटर की आपकी इंटेंशन है, फ्यूचर में जाके हो सकता है आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ना भी करो। बात समझ में आ रही है? तो ये केस लॉ की जजमेंट आई थी कि लेटर ऑफ इंटेंट में आप कभी भी ये नहीं कहोगे कि वो बाइंड कर रहा है पार्टीज को कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना ही करना है। मेरी बात ध्यान से सुनना, हमने 3 केस लॉज देखे। सबसे पहले केस लॉ में था कि जब सामने वाली पार्टी ने आपको ऑफर नहीं दिया, ठीक है, तो जब अभी ऑफर आया ही नहीं तो आप कैसे बोल सकते हो कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? बात समझ में आ रही है? जब तक ऑफर आया नहीं या ऑफर दिया भी तो एक्सेप्ट नहीं हुआ तो आप कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बोल सकते हुआ है। नेक्स्ट केस लॉ में हुआ था कि सामने वाली पार्टी ने इनविटेशन टू ऑफर दिया था, ऑफर नहीं दिया था। जब तक इनविटेशन टू ऑफर का ऑफर में चेंज नहीं होगा, और चेंज होगा भी तो कंडीशनल होगा, और कंडीशनल जब तक होगा, एक्सेप्टेंस अगर आपकी कंडीशनल रहेगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। नेक्स्ट केस लॉ में हुआ लेटर ऑफ इंटेंट। लेटर ऑफ इंटेंट कभी भी पार्टीज को बाइंड नहीं करता अनटिल एंड अनलेस अगर उसकी टर्म्स ही दर्शा रही हैं कि आपको जो है बाइंड किया जा रहा है, तो फिर आप बाइंड करोगे। अब हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, पहुँच कहाँ गए? हमने स्टार्ट किया था कि ऑफ़र क्या है, इन्विटेशन टू ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है। ऑफ़र का मतलब आप जनरल समझो तो ऑफ़र मतलब कि आप एक ऑफ़र दे रहे हो सामने वाली पार्टी की एक्सेप्टेंस लेने के लिए, ठीक है। इनविटेशन टू ऑफर होता है आप इनवाइट कर रहे हो कि हम तुम्हें इनवाइट कर रहे हैं, तुम ऑफर दो। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि आपने कोई प्रपोजल दिया और सामने वाली पार्टी उस पर अपनी एसेंट देगी, ठीक है। लेकिन जब वो हामी देगी ना तो वो अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, अनकंडीशनल होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए। उसमें कोई भी अनक्लैरिटी नहीं होनी चाहिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए, शर्त नहीं होनी चाहिए। तो ये तीनों का मतलब आपको समझ में आया होगा। केस लॉज आपको समझ में आए होंगे, और प्लस में ऑफ़र और इनविटेशन टू ऑफर में डिफरेंस क्या है वो भी आपको समझ में आया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को, अपने कॉलेज ग्रुप, स्कूल ग्रुप्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।